हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपको लास्ट थ्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। मेजर इकोनॉमी के कौन से ईयर के 2022 के, 2023 के, 2024 के। इसके अलावा मैंने बाकी ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं डाले, बट मैंने उनको पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं आखिर में, कि ये वाले क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं और एक दो बार आए हैं। मैंने वही क्वेश्चन आपको कवर किए हैं जो मतलब दो बार भी अगर आए हैं ना, तब भी मैंने कवर कर दिया। अगर एक ही बार आया हुआ है ना, फिर मैंने उसको कवर करना नहीं समझा। और मैं इसको आपको ये भी बताऊंगी कौन से चैप्टर आपको करने हैं और आप कौन से चैप्टर स्किप कर दोगे डायरेक्टली, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूंगी कितना आपको किस क्वेश्चन के लिखना है और कितना नहीं लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ईयर 22 का एमकॉम का मेंजर इकोनॉमिक का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब देखो आपके पास है फर्स्ट यूनिट में, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बताना मेंजर इकोनॉमिक थ्योरी के साथ, मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फर्म एग्जिट एंड व्हाट फंक्शन डू दे फर्म, मैंने करवा दिया। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कराना था, तीनों मैंने क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में से आपको करा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे नंबर लिखे है ना, ये देखो 4 और 12, 10 और 6 लिखे है ना, ये 16। अब इसको ऐड करोगे तो 16 ही बनेगा। बट ये जो 4 और 12, 10 और 16 लिखा है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखा उन्होंने। ये एक्चुअल में आपको ना सिर्फ बताने के लिखा है कि वो कौन सा पार्ट कितने नंबर का एग्जिट करता है। जैसे कि ना काफी बच्चे ऐसे पता क्या करते हैं कि जैसे ये पूरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू फर्म एग्जिट एंड व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, आउटलाइन द कांस्टेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो पता क्या करते हैं, जैसे फंक्शन है ना, उसको सिर्फ 2 पेज में लिख दिया, ठीक है। और बाकी के जो 4 पेज बचे ना, उन्होंने कॉन्स्टेंट लिख दी, लिमिटेशन ही लिख दी। तो पता क्या होता है, एग्जामिनर आपको वो पूरा क्वेश्चन 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं देखता। वो पता कैसे देखेगा, वो आपको उसी वो जो फंक्शन है ना, वो 10 मार्क्स के है, तो वो कम से कम ज्यूम करेगा कि आप 3-4 पेजेस लिखोगे, तो वो उसको ना आपको वो 2 पेज में वो नंबर नहीं देगा। समझे आपने, बेशक वो 6-7 पेज ही भरे हैं, ऐसा नहीं कि आपने 6-7 ही पेज भरे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि नंबर के अकॉर्डिंग नहीं भरे। ये जो नंबर होते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होता है, ठीक है। जैसे वो ऊपर क्वेश्चन है, मेंजल इकोनॉमिक है, रिलेशनशिप बताओ। आपको आप पता क्या करते हो, आपको लगता है यार रिलेशनशिप तो अच्छे से याद नहीं होते, ऐसा करता हूँ मेंजल इकोनॉमिक का ना इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा लिख देता हूँ। 60 मार्क्स का ये तो क्वेश्चन है, 6-7 पेज ही बनने। आप क्या करते हो, आपने क्या किया, 3 पेज, 3.5 या 4 पेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब बताओ 4 नंबर के लिए 4 3 पेज इंट्रोडक्शन आप क्या करोगे मेंजल इकोनॉमिक लिख के, समझ रहे हो। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना, आपको वहां पे ध्यान देना कि 4 और 12 को लिखा 10 और 60, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही नंबर दिए जाते हैं। वो ऐसे नहीं देते कि भाई या तो 60 नंबर का, ठीक है। ये वाला केस कहाँ चलता है, जब यहाँ पे ये देखो लिखा ना फुल 60 मार्क्स, ये तब केसेस चलता है कि आपके पास 6 पेज है, आपको किसी तरीके से भी भरने हैं, जो मर्जी है, मतलब इंट्रोडक्शन जितना मर्जी लिख लो, कॉन्स्टेंट जितना मर्जी लिख लो, पॉइंट जितने मर्जी लिख लो, तो वो आपको सिर्फ 6-7 पेज भरने हैं। तो ओवरऑल देख के वो एग्जामिनर नंबर आपको देता है, ठीक है। तो अब आपको ये नंबर का भी फर्क पता लग गया होगा, तो ध्यान रखना। अब देखो, अब आके है आपके पास सेकंड यूनिट। अब देखो सेकंड यूनिट मैंने आपको बोला था कि दो ही चैप्टर हैं, एक तो हमारे पास है डिमांड वाला चैप्टर, एक है आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने बोला था कि आप अपनी चॉइस से जिसको ज्यादा अच्छा लगता है वो कर लो, बट आप मेरी प्रेफरेंस, बच्चे काफी पूछे मैं अपनी ही बताओ, तो मैं देखो अपनी बताऊंगी, तो मैं यही बोलती हूँ कि आप डिमांड वाला चैप्टर करो। बिकॉज देखो डिमांड में ना मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, जो आपके ये 3 ईयर ही छोड़ दो, इसके आगे भी जो 20 है, 21 है, ठीक है, जो 19 है, यहाँ तक ज्यादा सबसे मेथड्स आ रहे हैं किसके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, क्या आ रहे हैं, मेथड्स आ रहे हैं। तो मतलब एक ही क्वेश्चन को वो ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं। जो कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर है ना, वो इसलिए छोड़ दो बिकॉज ना उसमें हर एक जो टॉपिक है ना, वो रिपीट पे आया है। मतलब कि आपको इंडिफरेंस कर्व भी आ चुका है, आपको रिलेटिव थ्योरी भी आ चुकी है, आपको मतलब हर एक क्वेश्चन, और आपको एक ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये तो पागल बनना है ना कि भाई आपको कोई चैप्टर बहुत लेंथी और आपको सारा पढ़ना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा वो चैप्टर करो जो छोटा है, और इतने अच्छे से करो कि भाई वो एकदम नंबर गेनिंग हो। तो भाई एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आना ही है, ठीक है। इसमें ना एक और चीज आई है कि मैंने देखा था एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता था, वो एक्चुअली 17-18 में आया है। और यहाँ से कम सोच लो कितना पीछे, 17-18 में सिर्फ वो आया है। उसमें क्या उन्होंने इंडिफरेंस इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का पूछ लिया है बस। लेकिन उसमें भी कमाल की बात, मैंने वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वहां पे ना उसके साथ एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पूछ लिया था, तो मतलब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से वैसे भी निकल जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, मैंने ये देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू मेजर, मैंने इसीलिए आपको इनकम, क्रॉस और प्राइस अलग अलग पार्ट में कराया। बच्चे टीचर्स पता क्या करते हैं कि एक ही साथ में एक वीडियो में करा के ना 15-20 मिनट में पूरा खत्म कर देते हैं। बट एक्चुअल में एग्जाम में देखो, अब मैं अगर एक साथ करवा देती ना शॉर्ट करके, अब अकेला आ गया प्राइस इलास्टिसिटी, अब आपको 60 मार्क्स में कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती। अब मैंने इसीलिए इसको अलग अलग करवाया था, अब आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर छोड़ देना, ठीक है। अब देखो थर्ड यूनिट आ गई। थर्ड यूनिट में देखो पहला तो आपके पास क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डंपिंग, मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब है डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस में, आपको 2 क्वेश्चन निकल गए इसमें से थर्ड यूनिट में से। अब आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला। देखो मेरी बात मानो, थी क्वेश्चन
लेंथी नहीं है, मतलब ये चैप्टर लेंथी नहीं, चैप्टर बहुत छोटा है और ज्यादा सा नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही क्वेश्चन आता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये क्वेश्चन ना थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, तो इसके बदले में वो क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर, देखो अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि रिस्क के बदले में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद करना ज्यादा इजी है, ठीक है, तो वो चीज करो जिससे ज्यादा याद करना इजी है और जिसे लिखना ज्यादा है। देखो ज्यादा रट्टा मारने की याद करने की चीज आप भूल जाओगे, आप रट नहीं सकते इतना को, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये रिस्क वाला चैप्टर छोड़ दो। देखो आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग से देखो कि अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कमाल की बात है कि यूनिट 3 में कंफर्म है कि 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो आफ्टर ऑल सी बात है, जब आप एक चैप्टर छोड़ भी दे रहे हो तो आपको 2 क्वेश्चन के ऑप्शन आराम नहीं मिल रहे, उसमें से भी आपको एक ही करना है, ठीक है, तो आप जो रिस्क वाला चैप्टर है वो छोड़ देना। अब देखो फोर्थ यूनिट में ये देखो टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑन प्रोडक्टिविटी म्यूचुअल रिलेशनशिप, मैंने दोनों ही क्वेश्चन करा दिए। मैंने आपको कमाल की बात ये बताई कि यूनिट 4 में मैंने पूरे यहाँ से, आज 2024 है, मैंने प्रीवियस आई थिंक 14 की 15 का देखा था लास्ट, और कमाल की बात है कि वो सारे क्वेश्चंस में सिर्फ 4 की 5 क्वेश्चन हैं, एंड दे आर रिपीटेड एवरी ईयर, मतलब कि अगर इस बार भी सेम क्वेश्चन, मतलब सोचो 10 ईयर से रिपीट हो रहे हैं, तो अगर इस बार भी रिपीट हो गए तो आपको तो 2 क्वेश्चन के दोनों आते होंगे, और मैंने सारे क्वेश्चन उसमें यूनिट में सबसे पहले मैंने ये यूनिट कंप्लीट कराई थी, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई जब 10 साल से कवर हो रहे हैं ना, तो आफ्टर जो बात है पूरा, मतलब 100 में से 99% चांसेस है कि इस बार भी वो पूरे के पूरे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, वही 3-4 क्वेश्चंस, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद करने हैं, 4-5 क्वेश्चन ही याद करने हैं, ठीक है, तो वही रिपीट हो रहे हैं, तो आपको 2 यूनिट इसमें से दोनों के दोनों क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं हम ईयर 2023 के एमकॉम मैनेजर इकोनॉमी के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट यूनिट आ गई, देखो पहला ही क्वेश्चन मैनेजर इकोनॉमी रिलेशनशिप विद, मैंने पहले रिलेशनशिप करा दिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल करा दिया, मेरिट करा दिया, ये देखो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टेंट ऑपरेशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना यूनिट 1 में भी 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आप इसमें से ना एक पैटर्न चेंज करना, आप जब अपना सिलेबस देखोगे ना, आपका सिलेबस ना उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऊपर का। पहला उन्होंने देखो ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट होता है, ऊपर का हिस्सा, उसमें से ये देखो पहला क्वेश्चन डाल दिया, जो बीच का सेंटर का पार्ट होता है उन्होंने दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, और जो लास्ट का पार्ट होता है ना तीसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं, और ये हर एक ईयर में ऐसे ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि 3 के बदले 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर एक ईयर में ऐसे पार्ट हो रहा है, तो आफ्टर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर के आधा पार्ट भी अगर लर्न कर लिया तब भी आपका एक क्वेश्चन आराम से निकलेगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना कि क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अब आप इसमें से, मैंने आपको ये वाला तो पैटर्न बता दिया कि 10 और 6 वाला, 10 6 और 10 वाला, ये पैटर्न तो मैंने बता दिया, लेकिन देखो आप ये पूछोगे मैम यहाँ पे तो नंबर ही नहीं लिखे, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ए और बी पार्ट लिखा है लेकिन इस पे नंबर नहीं लिखे, जब ऐसे नंबर ना लिखे ना तो आपको 16 का हाफ करना है 8 नंबर का, मतलब 8 नंबर का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, 8 नंबर का कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं कि भाई ये तो पार्ट एक साथ है, वो 60 मार्क्स का कर देते, मतलब कि 3 पेज का ये लिख दिया, 2 पेज का ये लिख दिया, ऐसे नहीं होता, आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसको लिखना है, ठीक है। अब देखो यूनिट 2 आ गया, ये देखो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, आपको अलग अलग ही टॉपिक टाइप करवाया है कि आपका 60 मार्क्स में क्लियर हो जाए, ठीक है, और इसमें डायग्राम है, और मैं आपको पहले बता रही हूँ डायग्राम बनाते वक्त पेंसिल से बनाना, पेन से नहीं बनाना, और जो पेंसिल है वो शॉर्प करके बनाना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना, पेंसिल शॉर्प नहीं होती तो इसे मोटा मोटा करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम पता कहते हैं, वो एक तो स्प्लिट कर जाता है, ऐसे फैल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो काला काला पन आ जाता है। अब जब पेंसिल शॉर्प करके करते हो तो काला पन नहीं आता, और वर्ड अच्छे से आपको क्लियरली दिखते हैं, ठीक है। और स्पेशली जब आप बाकी चीजें करते हैं, जैसे आप थ्योरी लिखते हो तो आप क्या करते हो कि ना साइड में लाइंस खींचते हो ना शीट के, जब आप डायग्राम का पैटर्न हो ना तब मत खींचा करो, जब आपको बस डायग्राम का क्वेश्चन हो ना तब मत खींचा करो, बिकॉज आपके पास जो डायग्राम के क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी ही वो डायग्राम की वजह से आपकी शीट इतनी तेजी से भरती है ना कि आपको लेंथ को शॉर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आपके पास मटेरियल इतना आ जाता है कि आप लिख नहीं पाते हो, और आपको लगता है कि यार शीट तो कम पड़ रही है, तो उसके चक्कर में ना वो साइड में लाइन मत खींचा करो, उसकी तरफ डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन इस साइड में, मतलब किसी भी साइड में आप राइट की तरफ डायग्राम बनाओ तो उसकी एक्सप्लेनेशन लेफ्ट की साइड में, ऐसा मत करना डायग्राम आपने सेंटर बनाया और एक्सप्लेनेशन सीधी नीचे लिख दी, तो इससे वेस्टेज ही होती है शीट की, और जो टीचर होता है वो भी खुश नहीं होता, उसको भी लगता है कि यार भर रहा है बच्चा, ठीक है, तो इससे अच्छा वैसे ट्राई करो, और बहुत छोटा भी नहीं बनाना कि पेजेस में बहुत छोटा, एक मीडियम साइज बनाओ, ठीक है, कि भाई देखने में समझ आए, पता लगे लाइन कहाँ से कहाँ गई है, ठीक है, इतनी भी कंजूसी नहीं करनी, तो इस अकॉर्डिंग से ये बनाना है, ठीक है। अब चलो, अब देखो मैंने आपको बोला था, ये देखो आ गया ना डिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी, ऊपर कौन सा आया था इंडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी, अब देखो आपको दोनों पढ़नी पड़ती, मतलब उस ईयर में भी अलग इस ईयर में भी अलग। अब ये देखो इसको छोड़ दो, आपका एक क्वेश्चन हो गया ना, इसको छोड़ दो, चैप्टर को हमने नहीं करना। अब आ गया थर्ड यूनिट, ये देखो मोनोपोलिस कंपटीशन आ गया, व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोपोलिस, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन अंडर द मोनोपोलिस कंपटीशन। देखो एक मैंने आपको बोला था कि एक तो आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये वाला चैप्टर कर लेना, इसमें से सिर्फ आप रिस्क वाला चैप्टर छोड़ोगे, ये लिखा ना थर्ड में क्रिटिकली एग्जामिन न्यू मस्ट, ये भी रिस्क का ही है चैप्टर, ये चैप्टर छोड़ोगे। मैंने आपको बोला
जो ये वाला चैप्टर है ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन, इन तीनों का आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन तो पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है, क्योंकि यही ज्यादा सर आते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब बच्चों को ना काफी बार प्रॉब्लम होती है कि भाई, क्योंकि ना जो वीडियोस आ रही हैं जो उसमें, तो काफी बार प्रॉब्लम होती है कि मैम ये वाला क्वेश्चन मतलब उसमें बहुत मेथड होता है, तो इन पे जो रूल होता है ना वो एम आर इक्वल टू एम सी वाला होता है, ठीक है। वो होता है ना कि एम आर इक्वल टू एम सी, और एम आर को जो है नीचे से एमसी ने कट करना है, ठीक है। तो वो वाला जो पॉइंट होगा ना जिसमें लिखा होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और शट डाउन पीरियड, ये वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये वाला टॉपिक लिखना है, ओके। और ये वाला जो है ना, जरूर आप, मैं नहीं करवाऊंगी, बिकॉज देखो मैंने ऊपर ये जो आपको थ्योरी वाले भी चैप्टर कहते हैं जैसे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिक्रीज, इसमें भी डायग्राम थे, बट वो डायग्राम ऐसे थे कि अगर आपको मेरा समझ भी ना आए ना, मतलब अगर आपको एक्सप्लेनेशन ही समझ आ गई तो आप खुद भी बना सकते थे, बिकॉज आपको एक लाइन ही ड्रॉ करनी थी। आप मतलब आप 11th छोड़ो, आप 10th से ही वो ग्राफ बनाते आ रहे हो, ठीक है। तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होती, पर लेकिन मोनोपोलिस कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, आपकी कहीं एक लाइन गलत हो गई ना तो वो सुपर नॉर्मल से नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैम फिर कहाँ से करें, देखो पहली बात तो आप कोई भी खोल लो, कोई भी वीडियो हो, बीबीए की हो, बीकॉम की हो, एमकॉम की, ऐसा नहीं सोचना कि भाई एमकॉम का अलग होगा, बीबीए का अलग, सबका सेम है। बीबीए, एमकॉम, 12th, ठीक है, जिसकी भी मिल जाए, जिसका आपको इजी लगे वो खोल लो। अगर आप मुझसे डायग्राम के बारे में पूछोगे तो येशर खान नाम का चैनल है, ठीक है, उसको आप जब सर्च करोगे तो वो डायग्राम बहुत डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम वहां से करना, बट उनकी थ्योरी मत उतनी देखना, अगर आप चाहोगे तो उसमें से एक दो लाइन कर सकते हो, बिकॉज थ्योरी का एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा लंबा लिख देते हैं। वो डिट्टो जैसी बुक है ना, बुक को ही एक साथ, मतलब ऐसा लगता है कि बुक ही उठा के पूरी डाल दी है उसमें। तो उतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी डायग्राम करोगे तो शीट जल्दी बनोगे, तो अपने अकॉर्डिंग जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी थोड़ी सी मीनिंग मीनिंग में सिर्फ दो तीन लाइन उसमें से उठा लेना जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, पढ़ने में ईजी लगेगी, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है। अब देखो सेकंड आ गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने करा दिया है, ठीक है। कंडीशन, आई थिंक मुझे कंडीशंस याद नहीं आ रहे मैंने करवाया है कि नहीं, बट मैंने फर्स्ट सेकंड डिग्री तो करवाई दिया है। कंडीशंस एक्चुअली आप जब करोगे ना तो आपको 12th 11th की भी वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएगी, आप कंडीशन सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। उसमें 5-6 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बोला ही है, इसका रिस्क का चैप्टर छोड़ दो, आपको दो क्वेश्चन इसमें से भी निकल गए, ठीक है। अब देखो, अब इम्पैक्ट ऑफ फोर्थ यूनिट में क्या, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी चेंज इन इंडस्ट्री, मैंने ये पूरा ही करवा दिया है, अलग अलग में पढ़ा है पर करवा दिया है, ठीक है। अब देखो, अब आ गया हमारे पास AR24 एमकॉम मेंजल इकोनॉमी का, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आया था वही थोड़ा सा अलग सा आया था, मतलब उससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर है ना काफी हद तक सिमिलर, सिमिलर क्या बहुत ही सिमिलर आते आते हुए आ रहे हैं, मतलब सेम पैटर्न, पर इसमें ही कुछ ऐसे क्वेश्चन अलग से घुमा के पूछे गए हैं, या थोड़े से एक दो क्वेश्चन अलग पूछ लिए। प्रीवियस ईयर में ही ऐसा हुआ, उससे पहले जितने क्वेश्चन पेपर थे सब सेम ही आए हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कभी कभी ऐसे, अगर 100 में से 90% चांसेस होते कई बार 10% वाला भी सिस्टम हो जाता है, तो वही वाला है, ठीक है। अब देखो एनलेस एक्सप्लेन द फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस, हाउ कैन मैनेज हेल्प इन दिस फंक्शनल एरिया। देखो ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बट ये क्वेश्चन ना जो जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है ना उसी का ही घुमा के पूछा है बस। आपको रिलेशनशिप पता है ना कि भाई फंक्शन के फाइनेंस में काम करती है, अकाउंटिंग में काम करती है, वही इसके फंक्शंस है, और उसको उसमें ये डिसीजन में अप्लाई करती है, ठीक है, वही वाले जैसे कि अब एरिया ऑफ बिजनेस आपको पता ही है कि भाई फाइनेंस में काम करती है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च यूज करती है, यही सब यूज करती है ना, साइकोलॉजिकल यूज करती है बिजनेस। तो अब उनमें मैनेजर इकोनॉमी कैसे करती है, मैनेजर इकोनॉमी उनका डाटा यूज करती है, बस सेम चीज है, बस इन्होंने घुमा के लिखी है। तो आपको भी वैसे घुमा के बस आंसर देना है, हेडिंग को बस फंक्शन बना देना, फिर उसमें मैनेजर इकोनॉमी बस हेडिंग बनानी है, आपको हेडिंग बदलनी है, ठीक है। जो ऊपर की हेडिंग होती है ना पॉइंट सेम ही है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, हाउ डज ऑप्टिमाइजेशन हेल्प इन डिसीजन, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिया है। देखो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजर इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ से अगर ये भी सोचो ना कि अगर फंक्शनल एरिया आ गया, अगर आपको इसमें समझ भी नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अलग, फिर भी आप देखो एक ऑप्टिमाइजेशन आपको करा दिया और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, आपको ऑलरेडी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपको एक ही करना है, ठीक है। अब देखो फिर आ गया ये देखो प्राइस इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड विद एटलीस्ट वन, ये देखो फिर आ गया, इस बार आपको फुल पूछ लिया, मतलब प्राइस भी पूछ लिया, इनकम भी पूछ लिया, क्रॉस भी पूछ लिया। अब आपको वो जो पूरा है ना उसी को करना है, बट आपको शॉर्ट करते करते करना है, आपको इतना कवर करना है कि आपको पूरा चैप्टर से 3 पेजेस में कवर कर देना। मैंने बोला ना कि यही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे ऑर्डिनल थ्योरी आ गई, मतलब 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, तीनों में कंज्यूमर बिहेवियर की अलग अलग थ्योरी। तो अब बताओ यार आपको कितना प्रॉब्लम होगा याद करने में, ठीक है ना। तो आपका एक क्वेश्चन याद निकल गया, कंज्यूमर बिहेवियर छोड़ दो। अब देखो इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, देखो अब इस क्वेश्चन में ना मैंने आपको पहले बताया मैं तो कराऊंगी, बट मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन बता देती हूँ कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना अगर आप गूगल से सर्च मारोगे, ठीक है, बुक में तो हेडिंग है नहीं,
अगर गूगल पे सर्च मारोगे ना तो मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मतलब ये तीनों ही दिखाता है, ठीक है, कि ये तीनों ही इनपरफेक्ट कंपटीशन है, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन तो एक ही है हमारे पास। अब इसमें से ओलिगोपोली तो आपके सिलेबस में है नहीं। अब बचता कौन सा, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली। अब देखो आपको ऑलरेडी ही वो क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों एक्सप्लेन करने में, कि आप उतने 6 पेज में आप सोचते हो कि मैं कितना कट करूं, ठीक है, कितना शॉर्ट करता चलो। अब अगर आप उसमें से मोनोपोली भी एक्सप्लेन करोगे, मोनोपोलिस्टिक भी एक्सप्लेन करोगे, भाई आपकी तो 12 शीटें भर जाएंगी, कैसे करोगे। तो वो बोलते हैं कि आपको इसमें पता क्या करना है, आपको सिर्फ मोनोपोलिस्ट कंपटीशन एक्सप्लेन करना है। बिकॉज बिकॉज गूगल भी ये बोलता है कि भाई जब आप एक दायरे तक देखो ना, कि वैसे तो तीनों ही इनपरफेक्ट कंपटीशन है, बट ज्यादा किसका हक है, ये जिसका ज्यादा वो है वो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है ना, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता भी कि मैम गलत भी कर सकती हैं या एग्जामिनर गलत भी कर सकता है, आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है, तो आप कैसे लिख सकते हो कि भाई ऊपर इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि इनपरफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों आते हैं, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, लेकिन हम किसको एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे, हम मोनोपोलिस्ट को एक्सप्लेन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि भाई हमें तीनों पता है, लेकिन हमने शीट बचाने के लिए हमने सिर्फ मोनोपोलिस्ट को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें मोनोपोलिस्ट का, अब देखो इसमें भी देखो शॉर्ट रंग लॉन्ग रंग, मैंने आपको बोला था ना कि शॉर्ट रंग और लॉन्ग रंग ही ज्यादा आता है, ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है। देखो उसमें ना ऐसा भी है, इंडस्ट्री का बताओ, फर्म का बताओ, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, तो ये सब भी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि चैप्टर है नहीं, चैप्टर बहुत लेंथी है, बट उसमें से ज्यादा क्या आता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ही आता है आपको, और उसी के ही डायग्राम आते हैं, और कमाल की बात है सबके डायग्राम सेम है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है, कहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, बस। अब देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, विच डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन गिव हाईएस्ट प्रॉफिट टू द मोनोपोलिस्ट एंड हाउ। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही क्वेश्चन है, बट इसमें से बस उन्होंने एक चीज पूछ ली कि भाई कौन सा प्रॉफिट ज्यादा देता है। देखो आपको मैंने 3 डिग्रियां कराई थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको बस लिखना है, आपने सारा लिख दिया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग, उसकी डिग्री एक्सप्लेन कर दी, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, सब क्वेश्चन वैसे ही लिखना है। बट आपने पता उसने क्या लिखना है, आधे क्वेश्चन तक जब आ जाओगे कि भाई जो हाईएस्ट प्रॉफिट कौन देता है, फर्स्ट डिग्री देती है, ठीक है, कौन देती है, फर्स्ट डिग्री देती है। देखो सिर्फ एक ही चीज है, अब मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगी, फिर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना लिखना है कि फर्स्ट डिग्री ज्यादा प्रॉफिट देती है, क्यों देती है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि देखो जो सेकंड और थर्ड है ना, उसमें कहीं ना कहीं बार्गेनिंग का चॉइस होता है। मतलब कि जो सेकंड है, आप कहीं ना कहीं उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी जेंडर के अकॉर्डिंग, उनके उनके ऊपर देते हो, तो उसमें कहीं ना प्रॉफिट कमाता है। अब जो अपने स्टूडेंट को कम पैसे में टिकट दिए, तो उसको प्रॉफिट तो मिल ही नहीं रहा है ना, वो अपना प्रॉफिट तो बचा ही रहा है, पैसा तो बचा ही रहा है। जो थर्ड है वो भी सेम है, कि आप किसी के जियोग्राफिकल एरिया पे, किसी की मतलब कितनी क्वांटिटी परचेज की है, कितनी नहीं की, तो इसके बेसिस पे जो फर्स्ट डिग्री होता है ना, उसमें उतना ही मांगा जाता है जितना कंज्यूमर देने को मिलेगा, तो कंज्यूमर के पास में चॉइस ही नहीं बचती पैसा बचाने की। मतलब वो जितना वो पैसा बचाने की सोचता है ना, आप सब खींच लेते हो उससे। तो जो फर्स्ट डिग्री है ना, वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो आपको बस वही फर्स्ट डिग्री लिखनी है, उसको ही ज्यादा एक्सप्लेन करना है, फिर आपने बस इतना लिखना और कंक्लूजन लिख देना, और रीजन भी लिख देना कि भाई सेकंड और थर्ड क्यों नहीं होती, भाई क्योंकि सेकंड और थर्ड में कहीं ना कहीं कंज्यूमर सरप्लस बच जाता है, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं प्रॉफिट बच जाता है, पैसा बच जाता है, और वो नहीं ले पाता कंज्यूमर सरप्लस। वर्ड कौन सा यूज करना है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कहाँ बचता है, सेकंड और थर्ड डिग्री में, फर्स्ट में नहीं होता कंज्यूमर सरप्लस, इसीलिए बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करना। और वैसे भी ये क्वेश्चन यार आपको 6 मार्क्स का है, आपको ज्यादा से ज्यादा कितने पेजेस लिखने, 6 मार्क्स के लिए। अब अगर आप 18 के लिए आप 6 पेज लिख रहे हो, 16 के लिए आप 6 पेज लिख रहे हो, तो आपको हाफ करना है, आपको 3 पेज लिखने हैं। तो अगर आप मीनिंग और डिग्री लिखने लग जाओगे ना, आपका 1.5 पेज 2 पेज तो आराम से भर जाएगा। आपको एक ही पेज का तो सब लिखना है, फिर एंड में आपको कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना कि भाई कितना लंबा क्या क्वेश्चन, क्या क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, सेम क्वेश्चन है, बस आपको लिखना है कि फर्स्ट डिग्री देती है प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो मेजर और रिस्क प्रोबेबिलिटी हमने नहीं करनी। देखो रिस्क वाला चैप्टर हमने करना नहीं। अब इसमें से भी आप सोचोगे मैम ये तो हाफ ही आ गया पर ऊपर ये भी तो देखो कि आपको परफेक्ट वाला क्वेश्चन पूरा आता है, आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो फोर्थ यूनिट में टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव, देखो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके 24 तक, ठीक है। अब देखो इसमें से ना कुछ क्वेश्चन मैंने एक्चुअली वैसे भी कराए हैं, जैसे कि मैंने बिजनेस और इकोनॉमिक प्रॉफिट का डिफरेंस कराया है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट करवाई है, ठीक है, नेचर और स्कोप हो गए, ठीक है, और भी वीडियोस हैं जैसे कि डाली है मैंने। तो अब ये नहीं सोचना मैम ये तो 3 क्वेश्चन पेपर में आए नहीं, आपने क्यों करे। देखो मैंने ना वो प्रीवियस ईयर्स में सिर्फ ये 3 नहीं देखे, आपको सिर्फ 3 अपलोड किए हैं, कि आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस यूनिट में कितने क्वेश्चन आते हैं, या आपको वो क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने लिखने हैं, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर में जाओगे ना, आप देखोगे तो मोस्टली जिस भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट आ गया या 3 बार रिपीट, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ताकि आपको एक ही नोट हो। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, आपके पास सारी प्लेलिस्ट आ गई इकोनॉमी की, अब आपने क्या करना, प्रीवियस ईयर में जाना और देखना कि हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। अब देखो ये जो पैटर्न है ना, आपको देखो एक यूनिट, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि आता ही होगा। और जो फिफ्थ क्वेश्चन जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं ना मैम कहाँ से करेंगे, किसमें से, देखो
मैं उसकी बताती कि आपको वो फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड यूनिट में से भी मिल सकता है, फर्स्ट में से भी मिल जाएगा और फोर्थ में से भी मिल जाएगा। मतलब आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किस यूनिट में से आएगा, आपको ना ऑप्शन ही मिलेंगे, आपको सिर्फ सेकंड यूनिट में ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब में आपको ऐसे हो जाएगा कि अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिला ना वो क्वेश्चन फिफ्थ, तो आपको थर्ड या फोर्थ में डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको थर्ड में नहीं मिला तो फोर्थ में पक्का मिल जाएगा। तो ऐसे आपको लास्ट क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारा पढ़ के गए तो आपको एक यूनिट में से तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। और वो भी क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने डाले, बिकॉज वो कभी ना कभी तो आए ही हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आए नहीं है, वो जरूर आए हुए हैं। तो और मैंने आपको ये भी बता दिया कौन से चैप्टर करने कौन से नहीं। अब देखो जो इनपरफेक्ट है, अब यहाँ पे तो इनपरफेक्ट का एक आया था, एक ऊपर मेरे ख्याल से मोनोपोलिस्टिक आया था। मोनोपोली भी नहीं छोड़ना है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक, ये तीन कंपटीशन तीनों के तीनों करने हैं। ठीक है, अच्छे से डायग्राम रटना, अच्छे से डायग्राम बनाना सीखना। ठीक है, एक एक लाइन हमको पता होनी चाहिए कि भाई सुपर प्रॉफिट में कैसे। और बच्चे बता क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते थे, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। देखो जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन करनी है। आपको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आप जैसे छोटी क्लास में करते थे ना, टेंथ में, एक्स एक्सिस पे ये लाइक करता है, वाई एक्सिस पे ये लाइक करता है, ये लाइन डालिए। आप डायग्राम बनाते तो वैसे ही बनाते हो ना, कि आपने पहले ये लाइन खींची, बस उसी लाइन को एक्सप्लेन कर दो कि मैंने फर्स्टली ये लाइन खींची, दूसरे नंबर में मैंने ये खींची। बस छोटा सा, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डायग्राम ऐसे लिखना, बस छोटा सा भी कर दोगे ना तो बस एक नाम का हो जाता है कि बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। देखो टीचर के पास इतना नहीं होता कि वो आपकी एक तो पहले ऊपर का मीनिंग पढ़े, फिर आपका डायग्राम भी चेक कर। ज्यादा सर ना वो डायग्राम ही देखते हैं, कि उनको मालूम होता है कि यहाँ से थोड़ा सा भी कट हुआ ना तो कि ये नंबर गलत है, तो वो काटा भी मार देते हैं। तो डायग्राम अच्छे से बनाना, वो अंदर की इतना बेले नहीं बैठे कि वो एक्सप्लेनेशन से पढ़ते बैठेंगे, वो एक दो लाइन ऊपर तो पढ़ लेंगे आपने सही लिखा बस, इतना कुछ ऐसा नहीं है। और एग्जाम में ना देखो, आपको जो पेपर भी आया है, ठीक है, मैंने बहुत ना ज्यादा इजी लैंग्वेज यूज की है, ना मैंने अपनी वीडियोस में ना ज्यादा लेंथी यूज की। देखो मैंने ना बहुत देखी थी वीडियोस, जिसमें ना एक्चुअली क्या करते हैं कि सिर्फ 20 मिनट में, 18 मिनट में, 30 मिनट्स में क्या करते हैं ना कि पूरी पूरी यूनिट कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, देखो मेरी यूनिट आपको कंप्लीट करने में एक्चुअली में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी एक वीडियो 20 या 30 मिनट की होती है। द रीजन इज दैट ना कि देखो मेरे करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आपको 5 मिनट्स की, 6 मिनट की, 8 मिनट्स की वीडियो बना सकती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी। मतलब एक तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ऊपर से क्या होता है ना कि उसमें एक एक लाइन बस लिखी होती है। ठीक है, उनमें तो पता क्या होता है कि जब मैं पढ़ती थी तो हम लोग भी जब लिखते तो हमें मैडम टोकती थी कि अब आप बच्चे नहीं हो, आप थोड़ी सी लेवल अपग्रेड हो गए, तो आप मीनिंग लिख के और हेडिंग लिख के सिर्फ वही लाइन मत लिखा करो, थोड़ा एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखा करो। और दूसरा रीजन ये कि आप जब शॉर्ट में पढ़ते हो ना, ऑलरेडी आप जितना पढ़ते हो उसका आधा ऑलरेडी भूल जाते हो एग्जाम में। जब आपने पढ़ी ही एक लाइन है, उसका आधा आप भूल के आधा ही याद रहेगा। तो जब आप 4-5 लाइन पढ़ोगे ना, तो आपको कम से कम 2 लाइन तो याद रहेगी एग्जाम में लिखने लायक। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे देखना है। और एग्जाम में प्लीज टाइम को ध्यान में रखना, क्वेश्चन का टाइम बांट लेना। ठीक है, और लाइंस साइड में जो शीट्स होंगी ज्यादा खुली खुली नहीं माननी, मतलब कि ऐसे नहीं कि शीट भरने के चक्कर में, क्योंकि देखो आपको मैं पहले बता दे रही हूँ कि इकोनॉमी के पेपर में ऐसा होगा कि आपको लिखने का मटेरियल ज्यादा होगा और पेजेस कम होंगे, आपको पेजेस कम पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स बहुत पेजेस कंज्यूम करते हैं, स्पेस कंज्यूम करते हैं उनकी, फिर वो भी लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है, तो वो बहुत कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आपको लाइंस बहुत पतली पतली मारनी, बस आखिर में से कि नाम लिखने के लिए कि भाई मेरा 15 नंबर का है। और कमाल की बात है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लाइंस अंडर, और देखो पहली बात तो ये बोलते हैं कि लाइंस ड्रॉ क्या करो जो इंपॉर्टेंस लाइन होती है। देखो पहली बात तो काफी बच्चों के पास टाइम नहीं होता, बिकॉज बच्चों की स्पीड बहुत होती है, वो लिखने में इतनी जल्दी होती है कि पूछो मत। अगर आप वैसे टाइम नहीं है ना, तो ऊपर की बस हेडिंग्स पे ही जरूर लाइन मार देना, वो मत छोड़ के आना। जैसे कि सुपर नॉर्मल प्रॉपर्टी का हेडिंग बनाया या किसी चीज की हेडिंग, तो उसको मत छोड़ना, उसको प्लीज अंडरलाइन कर देना। यस, थोड़ी देर जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट है फटाफट उसको अंडरलाइन कर दे, ताकि आखिर में आपको प्रेशर ना लगे। ठीक है, अगर आपने देखो वो इसलिए ना क्योंकि साथ साथ में करने में ऐसा है कि अगर आपको आखिर में टाइम नहीं बचा, तो अगर आप लास्ट क्वेश्चन भी लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको लास्ट क्वेश्चन में आप सिर्फ लाइनिंग नहीं रखोगे ना, लास्ट तक तो मैडम को वैसे ही पता लग जाएगा कि बच्चा जल्दी में था तो नहीं मारी। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, शुरू में ही नहीं मारनी शुरू की ना साथ साथ में, तो अब जब आखिर में आ जाओगे ना तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप शुरू से फिर पूरी कैसे मारोगे एक साथ, तो आपका सारे क्वेश्चनों की लाइन छूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, और यूनिट वाइज ना, और एक और चीज, यूनिट एक साथ करना, ऐसे नहीं करना कि यूनिट 3 का क्वेश्चन 6 नंबर पहले कर दिया, फिर अब 6 क्वेश्चन के बाद पता क्या यूनिट 2 पे चले गए, 4-5 पे। देखो पहली बात तो आप यूनिट 3 कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, जो मर्जी यूनिट कर लो। ठीक है, कोई भी यूनिट पहले कर लो, कोई भी पीछे, पर उसकी यूनिट के वही क्वेश्चन नंबर करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने यूनिट 3 में से कर लिया, फिर आप एक क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 में चले गए, फिर आप एक क्वेश्चन नंबर यूनिट, इससे पता क्या होता है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं, बट एग्जामिनर को बार बार शीट या क्वेश्चन पेपर बदलना पड़ता है, जिसका रीजन क्या होता है, वो इरिटेट हो जाता है। उसको जितना ईजी होगा आपका पेपर चेक करने में, उतना ही वो अच्छे से नंबर देगा। और दूसरा हैंड देखो मैं ये नहीं बोलती कि आपको हैंडराइटिंग बहुत सुंदर करनी है, ठीक है, कोई बहुत अच्छी करनी है, नहीं।
इतनी करो कि सामने वाले को समझ आनी चाहिए, मतलब पढ़ने में आनी चाहिए। कोई ऐसे हैंडराइटिंग के नंबर नहीं मिलते, स्कूल टाइम में मिलते थे, अब नहीं मिलते। बस उसको एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, वर्ड क्या यूज किया, बस इतना सा उसको समझ आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इतनी सुंदर ऐसे मोतियों की जैसी राइटिंग करो, ठीक है। नहीं आती उतनी अच्छी, कोई बात नहीं है, जल्दी में हो कोई बात नहीं, बस इतना लिखो कि उसको समझ आ जाए, ठीक है। और एक होता है कि बच्चे बोलते हैं कि डायग्राम बनाया करो एग्जाम में। देखो, डायग्राम अगर आपको लगता है कि आपका पेज बहुत छोटा है, मतलब आपका क्वेश्चन बहुत छोटा है, फिर आप डायग्राम यूज कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मटेरियल ऐसा पूछे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई एक क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं कि मैं प्राइस भी बताओ, इनकम भी बताओ, क्रॉस इलास्टिसिटी भी बताओ, अब वो क्वेश्चन इतना लंबा है, अब उसमें आप ग्राफ, मतलब वो जो बादलों वाले डायग्राम होते हैं, ये सब बनाने बैठ जाओगे तो आपके 3 पेज तो यहीं बढ़ जाएगा। वो ऑलरेडी क्वेश्चन इतना लंबा है, आपको उसको एक्सप्लेन करना, तो इस केसेस में मत यूज करना, बिकॉज आपकी शीट भर जाती है, आपको शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलती, ठीक है। और जो डायग्राम भी अगर बना रहे हो तो ऐसे नहीं बनाना कि बादलों वाले बना लिए। अब पता है कि अब टीचरों को पता लग गया है कि बच्चे शेड भरने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। अब छोटे से वो जैसे बुकों में बनते हैं ना, ऐसे बॉक्स में करके छोटे छोटे बना देते हैं, ऐसे आप डायग्राम्स इसको शो कर सकते हो, ठीक है। तो मैम को लगता है कि नहीं बच्चा ये शीट नहीं भरना चाह रहा है, ठीक है। और ब्लैक पेन की बात आई तो देखो, ब्लैक पेन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी लोग ब्लैक पेन यूज करते हैं, काफी बच्चे नहीं करते हैं। जो बच्चे, इनका बस ये होता है कि वैसे तो नोट अलाउड नहीं होता, वर्ड अलाउड करती है। बट अब द रीजन इज दैट कि बच्चों को लगता है कि वो अगर ब्लैक उठा रहे हैं, ब्लू उठा रहे हैं, ब्लैक उठा रहे हैं ब्लू, तो उनमें कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। बच्चों को याद करना पड़ता है, यार ये हेडिंग थी ब्लैक से लिखनी है, तो बच्चे सोचते हैं कि ब्लू से एक साथ से सब लिखते चले जाओ, हम पेंसिल से लाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तो इसीलिए वो यूज नहीं करते, ठीक है। और बॉल पेन ही यूज करना है, आपको पता ही है, बॉल पेन ही यूज करना है, जेल पेन नहीं यूज करना। देखो, अगर उसमें से कहीं से भी आपका इंक खराब हो गया, फैल गया, तो वो बोर्ड वाली जिम्मेवारी नहीं लेती, ठीक है। बॉल पेन पे अगर पेन पानी भी गिरता है, कुछ भी गिरता है, तो फैलती नहीं है। बट जेल पेन से अगर एक बूंद भी पानी गिर गया ना, उसने पूरा पेपर खराब कर देना, और बोर्ड वाले ने आपकी जिम्मेवारी नहीं लेनी। तो जेल पेन गलती से मत यूज करना। कहीं ऐसा भी नहीं कि डिजाइनिंग करने में आपने जेल पेन यूज कर दिया, ऐसे लाइन करने, नहीं, वो कहीं पे भी एक बूंद पानी गिर गया ना आपके पेपर पे, वो सब कुछ सब पे फैल जाएगा, तो ठीक है, वो वेस्ट हो जाएगा, मत यूज करना। और रही चीजें, मेरे ख्याल से तो इतनी ही है अभी। आई थिंक इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपकी जरूरी है, मैंने आपको टाइम बता ही दिया। हाँ, एक और चीज रियली, बच्चे एक्चुअली में, आप तो स्मार्ट हो, आप सब लोग, मतलब एक्चुअली कोई नकल करने का तो सोचेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज आप एमकॉम पे तो ऐसे कोई करेगा नहीं। बट देखो, जो वो एक वॉचेस आती है ना, वो एक तो होती है एक्चुअली आईफोन वाली वॉचेस जिसपे फोन चलता है, ठीक है। एक होती है सिर्फ उसकी डिजाइन की होती है, बट दे आर नॉट, मतलब वो चलती नहीं है वैसे, बट वो सिर्फ ऐसी होती है कि उनका डिजाइन ऐसे लगता है कि हाँ वो फोन वाली वॉच है, बट वो चलती नहीं। ट्राई करना कि उस वॉच को ना पहन के जाओ नॉर्मल। वैसे तो काफी सेंटर्स पे घड़ी होती है, बट कई few सेंटर पे नहीं घड़ी होती, बिकॉज पीछे लगी होती है, आगे लगी होती है, ऐसे होता है, तो आपको बार बार घूमना पड़ता है, ठीक है। तो वो ट्राई करना वो, क्योंकि पता क्या है कि प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो तो आप बोल दोगे कि मैम वो घड़ी नहीं है, मैडम भी चेक कर लेगी, बट प्रॉब्लम पता क्या होती है कि आपको उस वक्त आपके मैडम की नजरों में क्यों चढ़ना। बिकॉज आप एक ऐसी सिचुएशन में, अगर आपको एग्जाम लिखना, तो ऐसा आपको नहीं चाहिए कि वो टीचर आप पे ही निगाह अड़का के रखे, वो आप पे ही देखे, उसको एक शक पड़ जाए कि नहीं भाई क्या पता ये चीटिंग करता, क्या पता। उसकी नजरों में, आपको किसी टीचर की नजरों में आना ही नहीं है। आपको आना, अपने एग्जाम लिखना शांति से, आपको कोई लेना देना नहीं कि मैम मेरी तरफ कैसे देख रही है, कैसे नहीं देख रही है, ठीक है। आपको अगर उन्होंने ये चीज देख ली ना, तो आप अगर हल्का भी घूमोगे, अगर हल्का भी कुछ करोगे, तो तुरंत आप पे ध्यान देगी, ठीक है। तो वो अटेंशन ग्रैब नहीं करनी, ठीक है। वो क्लास का टॉपर वाला नहीं कि हम होशियार हैं, हम आगे रहेंगे, वो वाला पैटर्न एग्जामिनेशन में नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे बैठते हैं कि भाई मैम को ध्यान भी ना जाए कि अगर आप कुछ नकल एक्चुअल में भी नकल कर रहे हो ना, तब भी मैडम आपकी तरफ ऐसे इग्नोर कर दे कि ये नहीं कर सकता, इसके बस की वो अटेंशन आपको ग्रेप करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना पता लग गया, अब मैंने आपको बता भी दिया। देखो, आज 26 है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था, मैं पहले क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देखो, आज का मैंने सवेरे सवेरे वीडियो डाल दी है, तो 26 आज को पूरा दिन पड़ा है, 30 तक आपके पास पूरे 5 दिन है, ठीक है। 1 तारीख को पेपर है। अब पूरे 5 दिन आपने सिर्फ यही क्वेश्चन याद करने हैं, आपको हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, और जो फिफ्थ क्वेश्चन का टेंशन ले रहे हो ना आप, किसी ना किसी यूनिट से आपको जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी, वो भी आपको आता होगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन याद करने हैं, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी। जिसको लगता है मेरे को डायग्राम याद नहीं होते, 5 बार कॉपी करके बनाओ, 5 बार। और डिट्टो कॉपी करना है ऐसे कि एक लाइन यहाँ तो मैं ऐसे ही मानूंगा, लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी आगे नहीं करनी, तो किससे क्या होगा, आपके दिमाग को रिकॉल हो जाएगा, अगर आप एग्जाम में भूल भी गए तो आप सही से बना लोगे, ठीक है। तो वो बना लेना। और आपको ये 5 दिन यही क्वेश्चन याद करने हैं, और करने के बाद ना देखो, ये पहले तो ये 3 क्वेश्चन पेपर याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद भी आप पीछे जाना, पीछे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोलना और चेक करना कि भाई मेरे को हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है, मतलब कवर हो रहा है। पहले तो आपने ये 3 क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद कर लिए, फिर आपने देखना भी कि मेरे को हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है ना, ऐसी कोई यूनिट तो नहीं रह गई, या ऐसा कोई ऐसा ईयर का क्वेश्चन तो नहीं आ गया कि जिसमें से मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे अब का आया है तो 17 18 का आ जाएगा, या 16 का, तो आपको एक शॉर्टी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इससे कि आपको आता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लिखते हैं, लिख के देख लो,
ठीक है। लिख के देख लो, कोई ट्रिक लगा के याद करके देख लो, ठीक है। और देखो अब आपके पास 5 दिन पूरे हैं, आराम से याद करना, आराम से। और देखो जिस दिन लास्ट 33 है, ठीक है, उस दिन आपको ऐसा करना है कि सब क्लियर करके सब बंद कर देना कि भाई मेरा सब कुछ आता है। देखो 5 दिन इज इनफ, मतलब बहुत है 5 दिन। ठीक है, मैंने देखो अगर मैं चाहती ना, मैं आराम से एक एक वीडियो आपको डाल के ना, जिस दिन 33 थी उस दिन भी मैं आपको वीडियो डाल के खत्म कर सकती थी, बट मैंने पूरी कोशिश की। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को 4-5, मैंने 3-3 4-4 5 वीडियो एक साथ करके अपलोड किए, बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई बच्चों पता है क्या, तो साथ साथ में पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ पढ़ के ना पढ़ नहीं पाते, उनको एक्चुअली में नहीं पता लगता। तो आपको वो बर्डन नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने 5 दिन पहले ही क्लियर कर दी कि नहीं, अब आपके पास 5 दिन फ्री है और आपको पता है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, बस उतना ही पढ़ना है, रट्टा मारना है पूरा। ठीक है, रट्टा मार के बंद कर देना 30 तारीख को। जो सुबह 1 तारीख को उठो ना, तो बच्चे पता है क्या करते हैं कि 1 तारीख को दोबारा से नहीं, 1 तारीख को उठ के आपको जितना पढ़ा है ना बस उतना रिवाइज करना है। अगर आपको ऐसा भी लगता है ना कोई ऐसा क्वेश्चन है मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं मैम ये जो प्राइस इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है मैं कंज्यूमर बिहेवियर भी पढ़ूंगा, होते हैं ना बच्चे कि मैं सारा पढ़ के जाऊंगा, मैं पूरा ये मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जैसे मैंने बोला कि रिस्क वाला चैप्टर छोड़ दो, बच्चे बोलते हैं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो करूंगा। वो होते हैं ना कुछ बच्चे। तो वो जो बच्चे हैं ना, अगर उनको लगता भी है तो प्लीज गाइस वो 13 तारीख से पहले पहले ही ट्राई करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने 30 तक सब पढ़ के बंद किया था, आप 1 तारीख को उठे सुबह सुबह आपने क्या कर दिया, आप कंज्यूमर बिहेवियर देखने लग गए कि ये भी देख लेता। ऐसे नहीं करना, जितना पढ़ा है मैंने पहले ही बोला, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना। 30 तारीख तक जितना, चाहे आधा सिलेबस खत्म हुआ है, चाहे फोर्थ पार्ट खत्म हुआ, जितना मर्जी आपका खत्म हुआ, वैसे तो आपको 5 दिन में हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ उतने पे ही रुक जाना। पर 1 तारीख को सिर्फ जितना पढ़ा है प्रीवियस, सिर्फ उतना रिकॉल करना है कि भाई मैंने ये पढ़ लिया है, मेरे को ये भूला नहीं है, ये क्योंकि आपको ना, कि ऐसा रीजन होता है कि आप जैसे 5 दिन पहले पढ़ते हो, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले बच्चे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको याद रहेगा, और आपको अगर याद भी नहीं रहा फिर मैंने यहाँ क्या पढ़ा था, तो अब दोबारा से उस टाइम आपके पास रिवीजन है, बिकॉज आपको 1:30 पे पेपर है, तो अगर 1 बजे भी निकलोगे, टाइमिंग से भी निकलोगे, ऑटो रिक्शा में भी निकलोगे, तब भी आप पढ़ सकते हो बैठ के। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हो। और अगर जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को पढ़ना नहीं है, तो सबसे अच्छा पता है रीजन क्या है, यूट्यूब पे मेरी जो वीडियोस हैं उनको खोलना, हेडफोन्स लगाना, सिर्फ सुनना। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा कि आपकी सुबह सुबह रिकॉलिंग हो जाएगी, बिकॉज सुन, जो चीज हम पढ़ते हैं या बोलते हैं उससे ज्यादा जब हम सुनते हैं वो ज्यादा रिकॉल करता है। ठीक है, तो अब जब मेरी पंजाबी में या हिंदी में जो भी एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अब जब एग्जाम में बैठेगा आपके दिमाग में चलेगा कि ऐसा ऐसा मैम ने बोला था। तो आप हियरिंग भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे लगता है। ठीक है, अगर आप रीड करने का मन नहीं है तो पॉइंट्स ट्राई करना, पॉइंट्स लिख के देखने में। वैसे तो ऐसे कोई पॉइंट्स है नहीं, बिकॉज आपको ज्यादातर क्वेश्चन डायग्राम्स की हैं, तो डायग्राम ही बना के सुबह, एक बार सुबह डायग्राम अपने हाथ से ना से बनाना। देखो 5 दिन तो आपके पास प्रैक्टिस आपने कर ली, जो वो लास्ट दिन होंगे ना 1 तारीख, उसमें आप मुंह जवानी बना के देखना कि आपके डायग्राम बनते हैं। देखो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ना, डायग्राम देखो आपने अगर डायग्राम बना भी लिया और एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ आपने 2-3 लाइन की लिखनी है, अगर आधी भी एक्सप्लेनेशन लिख दी तो इतने चांसेस नहीं होते कि मैम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। ठीक है, अगर आपने डायग्राम की सही लाइन भी खींच दी ना, मैम नंबर दे देती है। एक्चुअली मेरे साथ हुआ है ऐसा। आपको पता है मेरे साथ एक्चुअली में से मैंने डायग्राम बनाया हुआ और मैडम ने मेरे को फुल नंबर दिए हैं, मतलब जो कॉलेज में एमएससी होती थी उसमें। और कमाल की बात थी, मैं सोचती थी यार मैंने तो ये गलत लिख दिया, मैंने ये गलत लिख दिया, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी ऊपर डेफिनेशन, और मैम ने पूरे नंबर दे दिए। पता क्यों? बिकॉज ऑफ द डायग्राम, कि डायग्राम सही था। और डायग्राम पता है क्यों सही था? क्योंकि मैम हमसे 5-5 बार बनवाती थी वो डायग्राम, हम वो बनाते थे और हमें रट गया था, हमें मालूम ही नहीं था कि वो लाइन क्यों खींची जाती थी, क्यों हमें नहीं मालूम था। बस हमें रट्टा था वो कि ये लाइन ऐसे खींचेगी, ये लाइन ऐसे खींचेगी, बस मैंने याद कर लिया। और डायग्राम में मैम ने एक्सप्लेनेशन पढ़ी ही नहीं। और एक्चुअली में जब आपका डायग्राम गलत होता है ना, तब मैडम आपकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जाती है। इसलिए डायग्राम सही से बनाना। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी गलत ऊपर नीचे लिख दोगे तो तब मैडम ध्यान नहीं देती है। ठीक है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, काफी कुछ ही बच्चे होते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और गाने वाने नहीं लिखना एग्जाम में। ठीक है, जो ये लोग बोलते हैं ना गाने लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैम चेक नहीं करती। देखो रिस्क है, अगर आपने बाई चांस लिख दिया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।